हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम फिर पढ़ते हैं क्लास 12 का राजनीति शास्त्र, जिसका अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड सभी बोर्ड जहां एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई जाती है या वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं वीडियो को। सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने वाले दो वैकल्पिक केंद्र। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद इसके सोवियत संघ के विकल्प में दो केंद्र हैं, दो संगठन हैं जो उभर करके सामने आते हैं। एक है आसियान और दूसरा है यूरोपीय संघ, दूसरा है यूरोपीय संघ। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प क्या है, आसियान, और दूसरा क्या है, यूरोपीय संघ। ये कब आते हैं अस्तित्व में, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद ये ज्यादा अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्शल योजना। अब ये मार्शल योजना क्या है, मार्शल योजना समझिए क्या है। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जो अमेरिका है वो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और साम्यवादी व्यवस्था को रोकने के लिए, साम्यवादी व्यवस्था को रोकने के लिए और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो अमेरिका के तत्कालीन विदेश सचिव थे, जो अमेरिका के तत्कालीन विदेश सचिव थे, जिनका नाम था जॉर्ज मार्शल, जिनका नाम था जॉर्ज मार्शल, इन्होंने जुलाई 1947 में, इन्होंने जुलाई 1947 में एक योजना लागू किया, जिस योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझिए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाया वो कौन सा उठाया, तो यूरोप। ठीक है, यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, अमेरिका जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और साम्यवादी व्यवस्था को रोकने के लिए, और साम्यवादी व्यवस्था को रोकने के लिए जो उस समय के तत्कालीन विदेश सचिव थे, जिनका नाम था जॉर्ज मार्शल, इन्होंने जुलाई 1947 में एक योजना प्रारंभ की, एक योजना लागू की, जिस योजना का नाम मार्शल योजना रखा। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया मार्शल योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ संगठनों को देखते हैं। ठीक है, नोट समझिए। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। समझिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, दूसरा यूरोपीय परिषद, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1949 में। ठीक है, तीसरा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1957। ठीक है, ये तीन चीजें, तीन संगठनों के नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी मिलता जुलता ये भी कहीं ना कहीं एक भाग है यूरोपीय संघ। ठीक है, अब देखिए, यूरोपीय संघ का जो फाइनली जो संगठन, जो यूरोपीय संघ की जो स्थापना होती है वो फाइनली होती है 1992। कब होती है, 1992। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, 1992 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रेसलेस, यही है। ठीक है, कोई पूछेगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रेसलेस में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है भाई, बेल्जियम की राजधानी ब्रेसलेस है, और ब्रेसलेस में ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ठीक है, सदस्य देश भाई, अब इसके सदस्य देश कितने हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य देश कितने हैं, तो जिस समय ये बनाया गया, यानी पहले इसके 6 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे, 6 में कौन कौन से भाई, तो एक नीदरलैंड, कौन सा, नीदरलैंड, दूसरा इटली, तीसरा लक्समबर्ग, ठीक है, चौथा बेल्जियम, पांचवा जर्मनी और छठवा फ्रांस। ठीक है, ये देश थे पहले। ठीक है, एक बार और समझिए, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, तो 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रेसलेस में। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से, नीदरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस। ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, ये देश
6 देश आपको याद करने होंगे, ठीक है। अगर कोई ये पूछ दे कि अब इसके सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान में सोवियत संघ के सदस्य देश कितने हैं, तो ये है 27, ठीक है। वर्तमान में सोवियत संघ के कितने देश हैं, तो 27 देश, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके ज्यादा राजनीतिक हो गई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक्चुअली में यह एक आर्थिक सहयोग वाला संगठन था, यह एक आर्थिक सहयोग वाला संगठन था, लेकिन अब ये आर्थिक सहयोग संगठन से ज्यादा बदल करके राजनीतिक संगठन हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला हेडिंग है यूरोपीय संघ की विशेषता। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या होती है, तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या होती है, ध्यान दीजिए। यूरोपीय संघ की जो विशेषताएं हैं उसको समझिए। इसके पास, किसके पास, यूरोपीय संघ, अर्थात यूरोपीय संघ के पास अपना इसका झंडा है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, इसका अपना गान है, इसका अपना मुद्रा है और इसका स्थापना दिवस भी, ठीक है। किसका, यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ क्या क्या है अपना अपना, देखिए यूरोपीय संघ अपना क्या है, तो झंडा है, गान है, मुद्रा है और स्थापना दिवस। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। जो यूरोपीय संघ है इसके अगर प्रभाव की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है। हर जगह इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। जीडीपी 2016 में 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा। जीडीपी जो यूरोपीय संघ है इसकी जो जीडीपी है 2016 में 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा थे। सोचिए 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा, ठीक है। अगला देखिए। इसकी मुद्रा यूरो, अर्थात यूरो क्या है, तो यूरो मुद्रा। यूरो क्या है, मुद्रा। किसकी मुद्रा है भाई, किसकी मुद्रा है, तो संयुक्त राष्ट्र यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है भाई, ये जो मुद्रा है क्या नाम है, यूरो। क्या नाम है इसका, यूरो, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो क्या नाम है मित्रों, यूरो, ठीक है। चलिए देखिए, जो इसकी मुद्रा है इसकी मुद्रा का नाम है यूरो, और ये यूरो है जो वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। जो यूरो है किसके लिए खतरा है, तो अमेरिकी डॉलर के लिए यूरो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगला देखिए 5वां। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी। बाप रे। अब देखिए विश्व व्यापार में अगर दुनिया के व्यापार की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है भाई कि अमेरिका सबसे ज्यादा व्यापार करता है, ठीक है। लेकिन अगर यूरोपीय संघ को देखा जाए तो यूरोपीय जो संघ है इसका जो व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी। यूरोपीय संघ का व्यापार कितना भाई, तो जितना अमेरिका का व्यापार है उससे 3 गुना ज्यादा व्यापार किसका है, तो यूरोपीय संघ, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके 2 देशों के पास सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है। भाई जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनमें से जो 2 देश ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी, अर्थात वीटो पावर भी है। कौन कौन से देश हैं, तो फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर भी है। किसकी, तो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है किसके पास, फ्रांस के पास और ब्रिटेन के पास, ठीक है। अगला देखिए, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना, और दुनिया की अगर सबसे बड़ी सेना की बात की जाए तो अमेरिका है, और अमेरिका के बाद कौन सी है भाई, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की सेना जो है वो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी सेना। सबसे दूसरी बड़ी सेना कहाँ की है, तो यूरोपीय संघ है, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार है। अब जो फ्रांस और ब्रिटेन है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन है, इनके पास परमाणु हथियार भी है। इनके पास क्या भी, तो परमाणु हथियार भी है। किसके पास, तो फ्रांस और ब्रिटेन के पास, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार और यूरोपीय संघ की विशेषता को देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, गान है, मुद्रा है जिसको यूरो बोला जाता है, और अपना स्थापना दिवस, ठीक है। जबरदस्त जो यूरोपीय संघ है इसकी जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ का जो प्रभाव है वो जबरदस्त है। किस क्षेत्र में, तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी 2016 में 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था।
जीडीपी कितना था भाई, 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। किसका, यूरोपीय संघ का। ठीक है, जो इसकी मुद्रा यानी यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, पांचवा है विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है। छठवा है इसके 2 देश यानी यूरोपीय संघ के 2 देश, दो देशों के पास सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है। ठीक है, यानी यूरोपीय संघ के 2 देश ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षा परिषद की सदस्यता भी, और वो भी अस्थायी वाली। कौन कौन से 2 देश है, तो फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, दुनिया की सत्ता अभी दुनिया की दूसरी बड़ी सेना कौन है, तो किसके पास है, तो यूरोपीय संघ के पास। दुनिया की जो दूसरी बड़ी सेना है किसके पास है, तो यूरोपीय संघ के पास है। ठीक है, आठवां है फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार। फ्रांस और ब्रिटेन के पास क्या भी, तो फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार भी। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक है अपना यूरोपीय संघ की कमियां। अब इसका मतलब ये कि भाई यूरोपीय संघ में क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो यूरोपीय संघ में कुछ कमियां थी, उन कमियों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सदस्य देश, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश थे, वो अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति में कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे। ठीक है, जो यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश थे, वो कई बार अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति में ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाया करते थे। ठीक है, जैसे अब देखते हैं जैसे कहाँ कब खिलाफ हुए हैं। जैसे देख समझिए, इराक, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया, तो ब्रिटेन ने साथ दे दिया। भाई जब अमेरिका इराक पर हमला किया तो अमेरिका का साथ दिया ब्रिटेन, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध कर दिया। जबकि जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के सदस्य होने के बावजूद भी जहां एक तरफ इराक पर जब अमेरिका हमला करता है तो ब्रिटेन उसका समर्थन करता है, दूसरी तरफ वहीं फ्रांस और जर्मनी दोनों उसका विरोध कर देते हैं। ठीक है, जब यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है यूरो, जब उसको लागू करने की बात की गई तब भी कुछ देशों ने उसका विरोध कर दिया। कुछ देशों ने ये कहा कि भाई हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि यूरोपीय मुद्रा होगी और वो यूरो होगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे। ठीक है, कुछ देश ऐसे थे, सदस्य ऐसे थे। तो ये लोग आपसी तालमेल ही नहीं बिठा पाए थे, इन्हें आपसी में ही कुछ समस्याएं थी, जो कि बहुत बड़ी एक कमी थी यूरोपीय संघ। ठीक है, देखिए डेनमार्क और स्वीडन जो है वो maastricht की संधि और यूरो को मानने से इनकार करते हैं। जो डेनमार्क है और स्वीडन जो देश है वो maastricht की जो संधि थी और जो यूरो है, ठीक है, उसी को मानने से इनकार करते हैं। तो ये थी कमियां किसकी, सोवियत यूरोपीय संघ की। ठीक है, ये यूरोपीय संघ की कमियां। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य। अब यहाँ देखिए यूरोपीय संघ के क्या उद्देश्य थे, तो आंतरिक साझा बाजार संचालित करना। अर्थात ये कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, वो आपस में आंतरिक साझा व्यापार को संचालित करते हैं। ठीक है, यानी उनको आपस में क्या करते हैं, एक बाजार है, एक बाजार में साझा करते हैं, यानी सब लोग एक ही जगह बाजार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सामान, पूंजी, सेवाओं की मुक्त आवाजाही। और दूसरा क्या भी, अगर कोई सामान है, ठीक है, या कोई सामान जैसे कोई आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हो, या फिर कोई सेवा है, जैसे मान लीजिए फ्रांस का कोई डॉक्टर है जाकर जर्मनी में खोल लिया, ठीक है, या कोई जर्मनी का है जाकर ब्रिटेन में कोई अपना काम करने लगा। तो इस तरह का अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरी आज़ादी। ठीक है, अगर कोई ब्रिटेन का डॉक्टर है, अगर वो जा करके फ्रांस में इलाज कर रहा है तो उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी, दूसरे देशों में बिना वीज़ा का आवागमन। अगर आप यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं और वहाँ के आप निवासी हैं तो आप किसी भी देश में, यानी जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं उन देश में आप बिना वीज़ा के ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य था किसका, यूरोपीय संघ का। ठीक है, एक बार और समझिए, आंतरिक साझा व्यापार संचालित करना। ठीक है, दूसरा सामान, पूंजी, सेवाओं की मुफ्त आवाजाही। उसके बाद दूसरे देशों में बिना वीज़ा का आवागमन। ये उद्देश्य थे यूरोपीय संघ के। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है अपना आसियान, जो एक संगठन है। ठीक है,
ये संगठन कब बना था? तो 1967 में, 1967। इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एक बार और समझिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है आसियान का। ठीक है, आसियान का पूरा नाम हिंदी में है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए 1967 में बैंकाक घोषणा पत्र पर 1967 में बैंकाक घोषणा पत्र पर 5 देशों ने, कितने देशों ने भाई? 5 देशों ने हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। ठीक है, 1967 में बैंकाक के घोषणा पत्र पर, ठीक है, 5 देश मिलकर के हस्ताक्षर करके आसियान देश की स्थापना की थी। ठीक है, अब वो 5 देश कौन कौन से समझिए। 5 देश कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और 5वां थाईलैंड। ये 5 देश थे जो बैंकाक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ठीक है, इन 5 देशों के नाम एक बार और समझ लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश। ठीक है, बाद में फिर इसमें 5 देश और आ गए। कौन कौन से भाई? ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। ये 5 देश और बाद में आ गए। तो कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? 10। यानी आसियान के कितने सदस्य हैं? तो अब है कितने? 10। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय कहाँ आसियान का? तो आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, और जकार्ता में ही मुख्यालय है किसका? आसियान का। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मुख्यालय किसका? आसियान का। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग लेते हैं, आसियान का उद्देश्य। अब आसियान का उद्देश्य क्या था? तो आसियान का पहला उद्देश्य था कि आर्थिक विकास तेज करना। पहला उद्देश्य क्या था भाई? कि आर्थिक विकास क्या करना है? हमको तेज करना है। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास करना और सांस्कृतिक विकास भी करना। ठीक है, तीसरा है कानून और शासन को सुधारना। क्या था भाई? तीसरा कानून और शासन को सुधारना। ठीक है, चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ की कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ावा। ठीक है, समझिए क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदे पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदे पर अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम पर आधारित जो क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व है, इसी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य थे किसके? आसियान के। 4 उद्देश्य आसियान के थे, एक बार और समझ लीजिए। आर्थिक विकास तेज करना, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, तीसरा है कानून और शासन को सुधारना, चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ावा देना। ये 4 उद्देश्य थे किसके? आसियान के। ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। हेडिंग है आसियान शैली क्या है? समझिए आसियान शैली क्या है, तो समझिए अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। समझिए क्या? अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके जो आसियान था वो काफी यश कमाया, और इसे ही आसियान की शैली होती है। अर्थात ये कहिए कि जो आसियान की जो शैली थी वो टकराव रहित थी, जिसमें टकराव नहीं होना चाहिए, सहयोगात्मक थी, जिसमें सहयोग होना चाहिए, मेल मिलाप था, जिसमें मेल मिलाप होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब जहाँ ये चीजें होंगी उसी को ही क्या कहा गया? आसियान की शैली। उसी को क्या कहा गया? आसियान की शैली कहेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन का नाम आसियान है। ठीक है दोस्तों, सबसे तेज रफ्तार से विकसित करने वाला, विकास करने वाला संगठन का नाम क्या है? तो आसियान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग, आसियान की 3 प्रमुख स्तंभ। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ। पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा
समुदाय। समझिए, सदस्य देश, जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश के विवादों को सुलझाना और शांति सहयोग को बढ़ावा देना। बात समझिए भाई, आसियान, जो पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, इसको समझिए क्या है भाई, तो जो सदस्य देश हैं उनके विवादों को सुलझाना है और शांति में सहयोग देना है, या शांति सहयोग का बढ़ावा करना है। ठीक है, बढ़ावा देना है। बात समझ में आ गई। आसियान सुरक्षा समुदाय, सदस्य जो देश हैं उनके बीच जो विवाद हैं उनको सुलझाना है और शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय, समझिए, साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। क्या? साझा बाजार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, आर्थिक विवाद को सुलझाना। इसका मतलब क्या है कि साझा बाजार और मुक्त व्यापार जो है उसको बढ़ावा देना है और आर्थिक विकास को, आर्थिक विवाद को सुलझाना। तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, समझिए, आसियान में सम्मिलित देशों की सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, जो आसियान में सम्मिलित देश हैं उनका जो है उस देशों की सामाजिक और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच स्थापना तथा उद्देश्य। आसियान क्षेत्रीय मंच स्थापना और तथा इसका उद्देश्य। पहले समझिए, आसियान क्षेत्रीय मंच, जो आसियान हम पहले पढ़े थे वो आसियान थी। ठीक है, और ये आसियान क्षेत्रीय मंच है। समझिएगा, आसियान वो था और ये आसियान ये है। ठीक है, तो ये दूसरा है, वो दूसरा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994। कब हुई थी? 1994। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आसियान देशों की सुरक्षा करना और आसियान देशों की विदेशी नीति में तालमेल बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? तो आसियान के जो देश हैं, ठीक है, आसियान देश हैं, उनकी सुरक्षा करना है और आसियान देशों की जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बना करके रखना। ठीक है, एक बार और सुनिए, आसियान जो देश हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और आसियान देशों की जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बनाए, यही इसका उद्देश्य है। किसका? आसियान क्षेत्रीय मंच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है? अब समझिए, आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। समझिए कि आसियान, समझिए, आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिकाओं की प्रमुखता दी गई। ठीक है, अब एक बार समझिए कि आसियान की विजन दस्तावेज 2020 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसमें किस बात का बढ़ावा दिया जाएगा भाई? टकराव की जगह बातचीत। अगर झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा नहीं करना है, मारामारी नहीं करना है, बातचीत से उस मैटर को सुलझा लेना है। ठीक है, तो इसी नीति को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और इसी के मद्देनजर इसी के मद्देनजर जो आसियान है, आसियान ने कंबोडिया से टकराव को समाप्त कर दिया। जो आसियान है वो कंबोडिया से जो टकराव था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और पूर्वी तिमोर के जो संकट है उसको भी संभाल लिया। ठीक है, जो पूर्वी तिमोर में जो संकट थे उसको भी संभाल लिया और पूर्व एशियाई जो सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजन की जाने लगी। और देखो क्या आता है, जो पूर्व एशियाई जो सहयोग की बात है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि हर साल मतलब 1999 से, हर साल 1999 से एक वार्षिक बैठक किया जाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक वार्षिक बैठक आयोजन किया जाना। ठीक है, भारत ने भी सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। ये मुक्त व्यापार के साथ समझौता जो भारत है, भारत ने क्या कर दिया कि आसियान विजन 2020 का तहत ये भी क्या कर दिया कि थाईलैंड, कौन सा? थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। ठीक है, समझ में? चलिए अगला देखते हैं। अगला है चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान, समझिए, चीन जितना विकसित है, ठीक है, चीन इस समय जितना विकसित है यह उनकी नई आर्थिक नीति का कारण है। चीन जो इतना इस समय विकसित है वह किसका कारण है? कि जो उसकी नई आर्थिक नीति थी उसके कारण है। ठीक है, 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन ने बहुत तरक्की की।
1978 में क्या हुआ कि चीन ने मुक्त द्वार की तकनीकी को, मुक्त द्वार का जो नीति होता है उसको अपनाया, और इसको अपनाने के बाद चीन ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर। ठीक है, आगे देखते हैं। चीन की आर्थिक विकास को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन अगर ऐसे ही विकास करता रहा तो 2040 तक अमेरिका से आगे। जो चीन की जो विकास दर है, अगर उसकी बात की जाए तो जिस रेशियो से चीन विकास कर रहा है, अगर ऐसे ही विकास करता रहा चीन तो 2040 तक, कब तक? 2040 तक यह अमेरिका से भी आगे निकल जाए, यह अमेरिका से भी आगे निकल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हेडिंग लेते हैं। 1950 के दशक में चीन कैसा था? 1950 के दशक में चीन कैसा था? तो समझिए 1950 के दशक में चीन कैसा था। ठीक है, माओ के नेतृत्व में 1949 में चीन की क्रांति होती है। ठीक है, चीन की क्रांति होती है। आर्थिक रूप से पूछे, आर्थिक रूप से जो चीन पिछड़ा हुआ था वह साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेता है और पूंजीवादी व्यवस्था को धीरे धीरे क्या करता है? तोड़ देता है। पूंजीवादी व्यवस्था को धीरे से छोड़ देता है और साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेता है। ठीक है, ऐसे में अपने संसाधनों के पास, ऐसे में जो उसके पास संसाधन थे उन्हीं संसाधनों पर उसको गुजारा करना था। ऐसे में जो उसके पास संसाधन थे उन्हीं संसाधनों पर उसके पास गुजारा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए चीन ने खेती से पूंजी निकाला, इसलिए चीन जो क्या था वो क्या करता था? खेती से पूंजी निकालता था और पूंजी निकाल करके धीरे धीरे उद्योग को चलाता, धीरे धीरे क्या करता था? उद्योग को चलाता था। अब क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा की कमी थी, चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण वह आयात करने वाली चीजों का, आयात करने वाली वस्तुओं का खुद ही बनाने लगा, वस्तुओं को खुद ही बनाने लगा। ठीक है, जो आयात करने वाली वस्तुएं होती थी उनको खुद ही वह बनाने लगा, और ऐसे ही बनाते बनाते क्या हो, जब बनाने लगा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे घरेलू स्तर पर उद्योग शुरू हो गया, धीरे धीरे घरेलू स्तर पर रोजगार मिलना शुरू होगा। ठीक है, और चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी है। उसके बाद क्या हो गई कि अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था थी चीन की वो 5 से 6% की दर से बढ़ रही थी। जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो 5 से 6% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी वो 2 से 3% की दर से धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो कि चीन के लिए काफी नुकसानदेह था। ठीक है, जो चीन के लिए क्या था भाई? काफी नुकसानदेह। अब आगे देखिए, 1973 में चाउ एन लाई, 1973 में जो वहाँ की नेता थी चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव। भाई जो चाउ एन लाई थे 1973 में, उन्होंने क्या कहा है कि भाई 4 जो क्षेत्र है ना, 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण, 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव लिया। कौन कौन से 4 क्षेत्र थे? पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेना और चौथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, 4 क्षेत्र कौन कौन से समझिए? कृषि था, उद्योग था, सेना था, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से, जो चीन था, चीन ने क्या किया कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी उसको धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू किया। ठीक है, क्या किया चीन भाई कि 1982 में खेती का निजीकरण, 1982 में चीन ने क्या किया? खेती का निजीकरण। कब? अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव कि 1900 या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चीन ने खेती में निजीकरण कब किया, तो कब किया भाई? 1982। ठीक है, अगर अगला है 1998 में उद्योगों का निजीकरण, और क्या कर दी भाई चीन? 1998 में उद्योग को भी निजीकरण कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1982 में खेती का निजीकरण किया, उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। उसके बाद क्या हुई कि 2001 में, कब? 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल। 2001 में चीन क्या किया कि विश्व व्यापार जो संगठन थे उसमें शामिल। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? विश्व व्यापार संगठन, और इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO शॉर्ट नेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
विश्व व्यापार संगठन। समझिए इसकी स्थापना, भाई स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1995। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ध्यान दीजिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। जो विश्व व्यापार संगठन है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं। मतलब अगर कोई भी देश है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई व्यापार भागीदार है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करता, उसके साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है, दूसरा रोजगार के अवसर बनाना, और दूसरा उसका उद्देश्य ये है कि रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाए। ठीक है, तीसरा विदेशी उत्पादकों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना। जो विदेशी उत्पादक है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, अगर भारत में कोई विदेश का आया है व्यापार करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो विदेश से आया है व्यापार करने के लिए और कोई हमारे यहाँ का देशी है, तो इसमें क्या करें, हम भेदभाव करें। जो विदेश से आया है उसके साथ हम भेदभाव। ठीक है, वैसे लोग जो विदेशी उत्पादक हैं, वो चाहे सेवा है हो या फिर नागरिक हो, उनके बीच भेदभाव नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं अगला हेडिंग, भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के संबंध, तो ध्यान दीजिए, भारत और चीन के संबंध बहुत ही ठीक ठाक नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हेडिंग देखते हैं, भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं? ठीक है, तो भारत और चीन के संबंध, भारत और चीन के संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं रहे हैं। भारत जो है 1947 में आज़ाद हो गया और चीन 1949 में आज़ाद हुआ। ठीक है, तो उस आज़ादी के बाद से ही भारत और चीन में थोड़ा बहुत तनाव शुरू हो गया था और वो तनाव अब तक कायम है। ठीक है, स्टार्टिंग में शुरू में तो नारे लगाए गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन चीन भारत का 1962 का चीन और भारत के बीच में 1962 में एक युद्ध हुए, जिस युद्ध में भारत हार गया। जिस युद्ध में क्या हो गई, भारत हार गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1962 में भारत और चीन के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में भारत हार जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद है वो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में है, और ये विवाद आज भी कायम है। ठीक है, ये विवाद आज भी कायम है। एक बार और समझ लिए, भारत और चीन के संबंध क्या है? तो भारत और चीन के संबंध ठीक ठाक नहीं रहे हैं। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। भारत और चीन के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में भारत हार गया। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद आज भी वैसे ही उलझा पड़ा है। ठीक है जी, आज तक वैसे ही उलझा पड़ा है, और ये विवाद सीमा विवाद कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत और चीन के संबंधों में सुधार। भारत और चीन के संबंधों में सुधार, ध्यान दीजिए, 1962 में युद्ध हुए। ठीक है, युद्ध के बाद लंबे समय तक जो संबंध थे वो बिल्कुल हटे रहे, मतलब भारत और चीन का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, बिल्कुल अलग रहा। लेकिन 1970 के दशक में चीन के राजनीतिक नेतृत्व बदला। 1970 के दशक में जो चीन का नेतृत्व था वो बदला, और चीन भारत के संबंधों पे सुधार के प्रयास किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच जो संबंध थे उन संबंधों में सुधार के प्रयास किए गए। 1981 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ताएं शुरू की गई। कब? 1981 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ताएं शुरू की गई। 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन के दौरे पर गए और संबंधों में सुधार करने के प्रयास किए। ठीक है, भारत और चीन के सीमा विवाद आज भी वैसे ही बना है। हालांकि इधर चीन
भारत के संबंधों में भारी सुधार हुआ है। ठीक है, अब इधर क्या हुआ कि भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिए भाई, 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद लंबे समय तक दोनों के संबंध में बिल्कुल दरार रहती है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन 1970 के दशक में राजनीतिक जो नेतृत्व बदल जाता है चीन का, तो फिर भारत और चीन के संबंध को सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। 1981 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन जाते हैं और संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारत और चीन के विवाद जो भारत और चीन के जो बीच में सीमा विवाद है, वो विवाद आज भी वैसे ही लगा पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हेडिंग लेते हैं। अगला हेडिंग है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब होता है? तो 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता होता है जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। और ये समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई इन दोनों के बीच समझौता होता है। ठीक है, किसके बीच? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच और चाउ एन-लाई के मध्य में एक समझौता होता है। कब? 29 अप्रैल 1954। ठीक है, अब इस समझौते में 5 बातें कही गई, इसीलिए इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। ठीक है, इसमें 5 बातों को ध्यान में रखा गया और 5 बातों पर विश्वास किया। ठीक है, देखते हैं पहले बात, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करें। अभी पहला क्या है कि एक दूसरे का जो क्षेत्रीय अखंडता है और प्रभुसत्ता है उसका क्या करेंगे? हम सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि एक दूसरे पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। तीसरा क्या है? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे। अब तीसरा क्या है कि एक दूसरे, अगर चीन है तो भारत का कोई आंतरिक मामला होगा तो उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, और भारत है, चीन में कोई आंतरिक मामला होगा तो वहां भी भारत दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, चौथा, एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। कह रहे कि एक दूसरे से समानता का व्यवहार भी करेंगे और शांति भी बना के रखेंगे। ठीक है, सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। पांचवा क्या है? सहयोग और लाभ को बढ़ावा भी देंगे। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए भाई, पंचशील समझौता वाला। पंचशील समझौता होता है 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन-लाई के मध्य। ठीक है, इस समझौते में 5 बातों को ध्यान रखा गया। ठीक है, पहला, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे। और चौथा, एक दूसरे के सम्मान का व्यवहार करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। पांचवा क्या है? सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।